एक औरत जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसके पति के लिए उसके पास वक्त नहीं था, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी औरत से प्यार किया और उसे तलाक देने की बात कही। लेकिन लड़की अपने घर जाकर वहां पर बैठ गई, वह उसके पास वापस नहीं आई। लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर पति को ऐसा एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी उसकी पत्नी के बगैर अधूरी है। आखिरकार उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई थी जिसके कारण उन वह अपने ही पति को छोड़कर अपने घर जाकर बैठ गई थी। और पति को तब यह एहसास हुआ कि उसने यह सब कुछ गलत किया है। उसका अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से प्यार करना गलत है। तो उसे अपनी गलती का एहसास होते ही वह अपनी पत्नी को लेने वहां पर पहुंच गया। चलो जानते हैं। यह कहानी एक मनीषा नाम की लड़की की है, जो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माता पिता अपनी बेटी की एक अच्छी घराने में शादी कर देते हैं। लड़की को ऐसा लड़का पसंद था जो लड़का ज्यादा लड़की से प्यार मोहब्बत उसके आगे पीछे न घूमे और वह उसके बारे में कुछ भी गलत न कहे कि तुम अब मेरी जिंदगी में आ गई हो, तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करनी है, मेरी बहन आए उससे पहले उनके लिए हर चीज अवेलेबल करनी है। उसका ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, मनीषा को भी ये सब कुछ पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि उसका पति एक नॉर्मल हो, जो ज्यादा किचकिच झिकझिक न करे, ज्यादा आगे पीछे न घूमे, ताकि उनके घर वालों के साथ जैसा उसका व्यवहार था वैसा ही रहे। क्योंकि लगभग हमें देखने को मिलता है कि जिसकी शादी हो जाती है उसे उनके घर वाले परिवार वाले ऐसा कहने लगते का गुलाम हो गया है। वह ऐसा कहवाना नहीं चाहती थी। हाँ, उसने जैसा सोचा था उसका पति भी वैसा ही था। वह उससे बहुत प्यार करता। वह उन्हीं लोगों की तरह प्यार करता था जो जताना उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। वह अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करता था, उसके साथ घूमना फिरना चाहता था। और घूमने फिरने के लिए मनीषा भी बहुत ज्यादा शौकीन थी। उसे भी घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन जब शादी के बीत जाते हैं तो लड़का कहता है कि चलो क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। उसी बहाने घूमने के बारे में सोचते सोचते हम अपना हनीमून भी बना लेंगे। यह बात कहकर तभी घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उनका जाना कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जो मनीषा थी उसके ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी। तभी उसके ससुर जी कहते हैं कि बेटा, कुछ तो शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है और कुछ मेरी बीमारियों में लग गया है। अगर तुम लोग अब घूमने जाओगे तो पैसों की तंगी होने के कारण तुम लोगों की इच्छाएं दबी रह जाएंगी। तो मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि 1 महीने के बाद तुम लोग घूमने चले जाना। अगर तुम लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है तो तुम लोग मुझे बता दो। अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है तो मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा, आप लोग जा सकते हो। लेकिन अंकित, जो कि इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन मनीषा वैसी ही नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी जैसे वह पहले थी। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण उन्हें घूमने जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। लेकिन अंकित को गुस्सा आता है कि हम 1 महीने के बाद क्या हनीमून थोड़ी ना मना सकते। हनीमून तो शादी के थोड़ी दिन बाद ही बनता है। इन लोगों को अब कौन समझाए। तभी मनीषा अपने पति के पास जाती है और अपने पति को आराम से बैठाकर समझाती है। वह भी उसकी बात समझ जाता है और यह जिद छोड़ देता है। 1 महीना बीतने के बाद जब अंकित अपनी पैकिंग कर रहा था तो मनीषा को ऐसी जब वह अपनी पैकिंग कर रहा था तो मनीषा की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। वह कुछ भी खाती उसे उल्टियां लग जाती
उसकी सास यह सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो गई थी कि आखिरकार बहू की तबीयत इतनी अचानक से खराब कैसे हो गई। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। खुशखबरी सुनते हैं तो मनीषा के पांव तले से जमीन सरक जाती है, क्योंकि मनीषा अभी से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। वह भी अपनी जिंदगी अभी से जीना चाहती थी, लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन उसे यह सब कुछ भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन अंकित, जो कि उसे तब यह पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वह पिता बनने वाले हैं, उसे यह खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वह कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तभी वे कहते हैं तो अब क्या करें, अब भगवान की जो मर्जी है वह तो हम टाल नहीं सकते। तभी अंकित अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान की मर्जी को हम टाल सकते हैं, क्यों ना हम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दें। यह बात सुनकर मनीषा कहती है, मैं किसी भी हालात में इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं किसी भी एक नन्ही ही जान का जीवन यूं विपत्या में नहीं डाल सकती। अगर भगवान ने मुझे दे दिया है तो फिर कल भी हमें करना है तो क्यों ना हम आज ही कर ले। आप प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन अंकित इतने गुस्से में था कि वह मनीषा की कोई भी बात सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। लेकिन मनीषा अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। वह अपने बच्चे को पालना चाहती थी कि वह 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है। इतनी मुश्किलें उसके सामने आती है। उसकी सास तो उसका साथ देती है, लेकिन उसका पति उसका साथ बिल्कुल नहीं देता। मनीषा को कुछ भी खाने का मन होता तो अंकित को वह कहती, लेकिन अंकित उसे कुछ भी लाकर नहीं देता था। एक दिन तो उसका कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। तभी वह कहती है कि मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए कैरी ला दोगे? तभी वह कहता है, इस मौसम में मैं तुम्हारे लिए अब कैरी लाता फिरूं? मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कैरियां खरीदता डोलूं। यह बात कहकर वह उसे डांट देता है। वह किसी को कुछ नहीं कहती और वह चुपचाप सो जाती है। ज्यादातर उसे यह सब कुछ खाने का रात को मन करता था और तब उसके पास अंकित होता था, लेकिन वह होते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया करता। एक दिन तब मनीषा के मन को कुछ ऐसा खाने को कर रहा था कि मैं गोलगप्पे खा लूं। वह अंकित को कहती है कि मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। तभी वह कहता है कि अगर तुमने खाने ही है तो किसी से भी मंगवा लो या फिर तुम जाकर खाओ। यह बात सुनकर वह कहती है कि मैं कैसे जाकर खा के आ सकती हूँ, क्यों ना आप मुझे लाके दे दो। लेकिन अंकित उसे मना कर देता है। अंकित को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, वह पेट से है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। अंकित अपनी जो भी जिम्मेदारी थी उनसे अपने आप को छुटकारा देना चाहता था। वह अपनी पत्नी की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। दूसरे दिन तो वह अपनी सास को यह सब कुछ बताती है तो उसकी सास कहती है, अरे बेटा तू माड़ा मन क्यों कर रही है, हम तुझे लाके देंगे। अगर यह नहीं लाके देता तो तू हमें बता, हम लाके देंगे। तभी उसकी सास जाकर उसके लिए प्लेट भर के गोलगप्पे लेकर आती है और मनीषा भी अनगिनत गोलगप्पे मन भर कर खाती है। तब शाम को अंकित घर आता है तो वह ऑफिस के स्ट्रेस से बहुत दुखी था, लेकिन वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत थकी हारी थी और फिर उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा था। तभी उसके पास अंकित आता है। तब अंकित उसके पास आता है तो उसे फिर से उल्टियां होने लगती है। वह उसके करीब आते ही उसका जी मचलाने लगता है, जिसके कारण वह अपने मुंह पर हाथ रखकर टॉयलेट में चली जाती है। और कुछ देर बाद जब वह बाहर आती है तो अंकित का चेहरा देखकर
वह समझ जाती है कि अंकित को बहुत गुस्सा आ रहा है। अंकित कहता है कि मैं आखिरकार करूं तो करूं क्या? तुम्हारे पास मेरे लिए एक वक्त नहीं होता, तब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारी ये नौटंकियां शुरू हो जाती है। हर लड़की को यह प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। उसके पति को यह समझना चाहिए कि उसकी यह दिक्कत है तो उसका साथ दे, न कि उसे इतना कुछ सुनाए। क्योंकि तब एक औरत के पेट में बच्चा होता है, वह प्रेग्नेंट होती है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसके मन को इतना ज्यादा ठेस पहुंचा जाती है कि क्या पता उसका बच्चा बीच में ही अड़चल भी हो सकता है। लेकिन अंकित को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसे जो मन किया करता था वह कहता रहता। लेकिन दूसरी तरफ मनीषा उसे कुछ भी नहीं कहती। वह यही सोचती थी कि क्या पता बच्चे होने के बाद यह मुझसे फिर से प्यार करने लगेंगे। उसकी उम्मीदों पर अंकित बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। उसकी पत्नी को जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो मनीषा को बच्चा भी बड़ी कठिनाइयों के साथ होता है। उसके साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ और उसे हिलने डुलने तक के भी परहेज दे दिए थे। दिन में तो उसकी सास और ननद उसकी पूरी देखभाल करते थे, लेकिन रात को उसके पास उसका पति अंकित रहा करता था। तब वह रात को कहती कि आप मुझे एक गिलास पानी ला दो, तो वह कहता कि तुम खुद जाकर ले आओ, और मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है और सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। वह उसे कभी भी इज्जत नहीं दिया करता था। उसे जब देखो जब उसे बिल्कुल वह टॉर्चर ही किया करता। धीरे धीरे उठती है और दीवार का सहारा लेकर वह किचन तक पहुंचती है और वहां पर पानी लेकर धीरे धीरे पीती है और फिर अपने रूम में वापस आती है और वह सो जाती है। लेकिन अंकित उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वह अपने ऑफिस का काम फिनिश करके उसकी तरफ पीठ कर कर सो जाता। 1 महीना बीत जाता है। जो भी परंपराएं रस्में होती हैं वह करवा दी जाती है और उन दोनों को एक साथ रहने की इजाजत भी दे दी जाती है। तब एक लड़की को बच्चा होता है तो उसके तकरीबन 1 महीने के परहेज दिए जाते हैं कि वह अपने पति के पास नहीं जा सकती। तो अंकित ने इन सभी का पालन किया। लेकिन जिस औरत के नॉर्मल बच्चा होता है उसके लिए यह सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन जिन औरतों के बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है उनके लिए 3 महीने तो यह सब कुछ मायने रखता है कि उनकी केयर की जाए, उनके पति उनकी देखभाल करें, क्योंकि उनके जो शरीर पर टाके आते हैं उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुमसे 1 महीने दूर रहा हूं, वह मुझे पता है। यह बात कहकर वह उसे जबरदस्ती प्यार करने लगता है, जिसके कारण वह बहुत दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरे दिन उसकी सास कहती है कि बेटा अब तो बिल्कुल ठीक है, अब अपना किचन का काम खुद संभाल लो। दूसरी तरफ उसका बच्चा जियान, जो कि बहुत रोता था, वह रात रात भर उसे सोने नहीं देता। दिन में वह घर के काम में इतना व्यस्त रहती, वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती थी। जियान दिन में सो लिया करता था और रात को अपनी माँ को जगाता। दूसरी तरफ वह सुबह अपने पति का लंच तैयार करती, अपने सास ससुर का लंच तैयार करती, घर का पूरा काम करती, दूसरी तरफ जियान को भी संभालती। उसके पूरे दिन में बिल्कुल भी
टाइम नहीं मिलता कि वह एक बार बैठकर शांति से खाना भी खा सके। लेकिन उसके बारे में सोचने वाला उस घर में कोई नहीं था। दूसरी तरफ अंकित अपनी पत्नी से कहता कि प्लीज अपने शरीर पर थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाया करो, दिन दिन फैलती जा रही हो। यह सब कुछ सुनकर वह बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। वह तब अंकित घर पर आता तब तक सारा घर का काम फिनिश करके तैयार हो जाया करती थी। लेकिन अंकित का धीरे धीरे मनीषा से ध्यान हटने लग गया था। अब वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में बिजी रहने लगा था। न तो वह अपनी पत्नी की फिक्र किया करता था और न अपने बच्चे की। वह क्या करते थे, कैसे रहते थे, उसे कुछ पता नहीं था। वह रात के 2-2 बजे तक घर पर वापस लौट कर आता था। वह घर पर कहकर जाया करता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। उसकी पत्नी भी यह सोचती थी कि क्या पता भाई इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं तो पार्टियां तो होती रहती हैं। उनसे अपने पति पर बिल्कुल भी शक नहीं था। वह अपने गृह गृहस्थी में इतनी बिजी थी कि वह अपने पति को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन उसका पति, जो कि भी यह सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया करता था, वह बिल्कुल भी उसे बात नहीं किया करता था। अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप लोग भी कुछ काम करा दिया करो। यह पूरी रात सो नहीं पाती, इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। वह अपनी उम्र से भी ज्यादा दिखने लग गई थी, क्योंकि वह उसकी फैमिली को जोड़ने के चक्कर में अपनी गृह गृहस्थी को तोड़ देती है। उसका पति अब कहीं बाहर जाने लग गया था। मैं पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। एक दिन तब वह देर रात से घर आता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। तभी मनीषा समझ जाती है कि आज तो अंकित ने ड्रिंक कर रखी है। तब अंकित आता है तो वह अपनी पत्नी के गालों पर चुटकियां काटते हुए कहता है, अरे स्वीट हार्ट, आज तो तुम बड़ी हॉट लग रही हो। यह बात कहकर वह अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ मनीषा दरवाजा बंद करके अपने रूम में जाती है और रूम के दरवाजे को लॉक कर लेती है और कहती है कि आपके जो फ्रेंड हैं उनकी पत्नियां उन्हें यह नहीं पूछती कि आप इतनी रात को आते हो, क्या आपको अपना घर नहीं दिखता। तभी वह भी उसे गुस्से से देखता है और कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। हमारी भी लाइफ है, हम इंजॉय करना चाहते हैं, हमारे पूरे दिन का स्ट्रेस होता है जो हम भी तारना चाहते हैं। यह बात कहकर वह अपनी पत्नी पर हावी हो जाता है। तभी मनीषा यह बात सोचती है कि वैसे तो अंकित जी ठीक कह रहे हैं, पूरे दिन इतना काम होता है, अगर ये थोड़ी देर इंजॉय कर लेंगे तो इसमें क्या होता है, कोई बात नहीं। वह यह सब कुछ नॉर्मल में लेकर उसे छोड़ देती है। वह इस बात पर फिर से जिक्र नहीं करती। लेकिन तब वह सुबह अपने पति के कपड़े धुलने के लिए डाल रही थी तो उसने अपने पति की पैंट के पॉकेट पर देखा कि लिपस्टिक का निशान है। तभी उसके तन बदन में इतनी जोर से आग लगती है कि वह अपने पति का आने का बेसब्री से इंतजार करती है। तभी अंकित घर पर आता है तो मनीषा कहती है, आ गए आप, चलो खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो। वह उसे खाना खिलाती है। तभी अंकित कहता है, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ और रात को लेट आऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। तभी वह कहती है, क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है। तभी वह कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। वह बोलती है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पाना चाहती हूँ। तभी वह बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सीधे सीधे बात करो। तभी वह अपनी अलमारी खोलती है और वह पैंट निकालती है जिस पर लिपस्टिक के दाग लगे हुए थे और वह पैंट उठाकर अपने पति के मुंह पर फेंक के मारती है। वह मुंह पर लगकर नीचे गिर जाती है। तभी अंकित को भी गुस्सा आता है और वह कहता है, ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम्हें कुछ
लाज और शर्म बची है या नहीं है, सब कुछ बेचकर खा गई हो। यह बात सुनकर वह कहती कि मेरे अंदर तो लिहाज और शर्म दोनों है, लगता है यह सब कुछ तो आपने बेचकर खाई है। तभी वह कहता है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तभी वह उस पैंट को उठाती है और उस लिपस्टिक के दाग को अंकित को दिखाती है। अंकित को तब लिपस्टिक के दाग पर निगाहें पड़ती हैं तो वह चौंक जाता है। उसके मुख का रिएक्शन बदल जाता है और वह घबराते हुए कहता है कि तो फिर क्या हुआ? यह सब कुछ तुम मुझे सीधे सीधे भी बता सकती थी, मुझे पूछती तो क्या मैं झूठ थोड़ी ना बोलता। तभी वह कहती है, आप इतने दिनों से झूठ तो बोल रहे हो कि फ्रेंड की पार्टी में जा रहा हूं, लेट नाइट आऊंगा। अगर आपको यह सब कुछ मुझे बताना होता तो आप मुझे बताकर जाते। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार मेरे प्यार में कमी रह कहाँ गई थी? अरे मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो आप बाहर जाकर किसी और लड़कियों से यह सब कुछ करते हो? तभी वह कहता है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होता ही कब है? जब भी तुम्हारे पास आता हूं तुम कहती हो मैं हार गई हूं, मुझे नींद आ रही है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी तुम्हारा बेटा रोने लग जाता है। मेरी इच्छाएं हैं जो कि मैं दबाकर बैठा हूं। किसने कहा था तुम्हें यह बच्चा करने के लिए? तब मैंने कहा था कि ऑपरेशन करवा देते हैं, लेकिन तुम अपनी बातों पर अड़ी रही। तुम तो किसी नन्ही सी जान की दुश्मन नहीं बनना चाहती थी ना। अब भुगतो। तुम्हें तो इन घर के कामों से फुर्सत हो तब मेरे लिए टाइम निकाल पाओगी ना। दिन में जब तुम्हारे पास आता हूं तो किचन के मसालों की बदबू आती रहती है। रात को जब तेरे पास आता हूं तो तेरे बच्चे की रोने की और तुम दोनों की माँ बेटों की किचकिच से मैं परेशान हो चुका था। इसीलिए मैंने राधिका से प्यार किया और उससे रोज नाइट मिलने जाता हूँ, और यह सब कुछ मैं तुम्हें अब बताकर जा रहा हूँ। तभी वह कहती है कि यह आप ठीक नहीं कर रहे हो। एक बार सोच लो, अगर आपने यह सब कुछ किया और आपके घर वालों को इनके बारे में पता चल जाएगा तो घर वालों पर क्या बीतेगी। यह कहते हुए वह रोने लगती है। दूसरी तरफ यह सब कुछ हल्ला सुनकर उनका बेटा जियान भी उठ जाता है। वह भी जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन मनीषा अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं संभालती, बल्कि उसके पास बैठकर वह भी जोर जोर से रोने लगती है। यह सब कुछ हल्ला सुनकर उसके सास ससुर और उसकी ननद वहां पर आते हैं। तब उसकी सास कहती है, अरे बेटा मनीषा क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? और जियान को तो देखो, ये बहुत ज्यादा रो रहा है और तुम भी इसके साथ रोने लगी हो। आखिरकार बात क्या है, हमें कोई कुछ बताएगा? तभी वह बताती है कि माँ मेरा घर टूट रहा है, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह बात कहते हुए वह रोने लगती है। तभी उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा हमें बता, हम तेरा सॉल्यूशन जरूर करेंगे। यह बात वह तब अपने सास ससुर को सब कुछ बताती है कि मेरी गलती कहाँ थी। क्या मेरी गलती उसमें थी कि मैंने आप लोगों की सेवा की, या मेरी गलती वहां थी कि जब दीदी घर पर आती थी उससे पहले मैं सारी डाइनिंग टेबल अलग अलग पकवानों से भर देती थी, या मेरी कमी वहां थी कि मैंने इनके वंश को आगे बढ़ाया, इन्हें एक पिता का सुख दिया, जबकि डॉक्टर ने मुझे मरते मरते बचाया और मैंने इनके बच्चे को जन्म दिया। मेरी आखिरकार गलती कहाँ थी जो कि यह किसी और से शादी करने के लिए मुझे अब फोर्स कर रहे हैं। यह बात सुनकर उसके ससुर अपने बेटे से सवाल करते हैं। तभी अंकित कहता है कि मुझे इससे अब छुटकारा पाना है और मैं नहीं रह सकता इसके साथ। तभी उसकी सास कहती है, बेटा यह सब कुछ तू क्या कह रहा है? सास बोल ही रही थी तभी ससुर अपने बेटे को खींच कर थप्पड़ लगाता है और कहता है कि बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए?
तभी अंकित अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी रूम की बात अगर रूम में रहती तो ठीक रहता। अब मैं उसी लड़की से शादी करूंगा और तुम्हें तलाक दूंगा। तलाक के कागज मैं मंगवा लूंगा और तुम तलाक के लिए तैयार हो जाओ। यह बात सुनकर मनीषा भी चौंक जाती है और वह जिस हालात में होती है उसी हालात में घर से बाहर निकल जाती है। न तो उसके सर पर चुन्नी होती है और न उसके हाथ में कोई कपड़ा होता है और न उसके हाथों में जियान होता है। वह जियान को भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अगर वह जियान को लेकर आ जाती तो अंकित को कभी भी सबक नहीं मिलता। अब क्योंकि हमारे समाज में लड़की अपने पति को तलाक दे देती है तो उससे अगर दूसरी लड़की शादी करती है तो उसके पहली पत्नी के बच्चों को वह अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। इसीलिए उसने अपने बच्चे को साथ ले जाने का निर्णय नहीं लिया। वह अकेली अपने घर चली जाती है। आधी रात को तो वह अपने माता पिता के पास जाकर रोने लगती है तो माता पिता उससे पूछते हैं तो वह सारी बात बताती है। दूसरे दिन तब उसके सास ससुर उसके बेटे जियान को लेकर वहां पर जाते हैं तो जियान बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो मनीषा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह अपने बेटे को लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके भैया उसका हाथ पकड़कर और उसे इशारा करते हैं कि नहीं बहन, ऐसा मत करना। और वह बोलता है कि बहन मनीषा, आप अंदर जाओ, हम बात करते हैं। वह कहते हैं कि प्लीज आप मनीषा को हमारे साथ भेज दीजिए। अगर मनीषा हमारे साथ नहीं जाएगी तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उसके इस बच्चे की नन्ही सी जान का क्या होगा? दूसरी औरत कभी घर नहीं बसा सकती है। हमें पता है कि हमारे बेटे ने इसके साथ गलत किया है, लेकिन अगर यह सब कुछ करेगी तो हमारे घर का क्या होगा? तभी मनीषा का भैया बोलता है कि आप लोग यह सब कुछ अपने बेटे से क्यों नहीं कहते? आप लोगों के सोच की वजह से ऐसे हमारे समाज में कई लोगों की सोच ऐसी हो रही है, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों को तो कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरों की लड़कियों को इतना टॉर्चर करते हैं कि उसे उस घर के अंदर वापस जाना पड़ता है। बच्चों का लालच देकर वह उन्हें उस दलदल में फंसाए रखते हैं। अगर आपका बेटा दूसरी शादी कर लेता है तो हमारी बेटी भी आपके बेटे के बिसर नहीं बैठी है। हम उसकी शादी करवाना अच्छे से जानते हैं और उसे भी कोई ले ही जाएगा। यह बात कहकर वह कहता है कि प्लीज हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे घर से चले जाइए। आपका बेटा जब आएगा हम उससे बात करेंगे। 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन अंकित लौट कर नहीं आता। एक दिन अंकित घर पर आता है तो इत्तेफाक से मनीषा ही गेट खोलती है। तब वह अपने पति को देखती है तो उसकी हालात इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके आंखों से तो आंसू आ रहे थे और दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी थी। वह उसे कहता है कि मनीषा, मैं तुम्हारे फोन पर फोन ट्राई कर रहा हूं। तुमने अपना फोन भी अपने भैया को दे दिया है। मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं, पर मेरी बात तुमसे नहीं हो पा रही है और मेरी बात करना तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज तुम दरवाजा खोलो। वह उसे देखकर दरवाजा फिर से बंद करने लगती है, लेकिन अंकित ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में लगा रखा था, इसलिए न तो मनीषा खोल पा रही थी और न दरवाजे को बंद कर पा रही थी। लेकिन अंकित दरवाजे को धक्का लगाकर अंदर आ जाता है और वह मनीषा के पांव में पड़कर अपने किए की माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो। इतना शोर शराबा सुनकर उसके मम्मी पापा और इसके भैया भी वहां पर आ जाते हैं। भैया का रिएक्शन अपने जीजू को देखकर बहुत खराब होता है। वह कहता है कि अब आप यहाँ लेने ही क्या आए हो?
आपने तो मेरी बहन को डिवोर्स दे दिया ना। तभी अंकित कहता है कि मैंने डिवोर्स के लिए कहा था, मैंने डिवोर्स दिया नहीं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगना चाहता हूँ और मैं आपकी बहन को लेने आया हूँ। तभी मनीषा का भैया कहता है कि अगर अब आप हमारे बहन को लेने आए हो तो अब हम अपनी बहन को आपके साथ नहीं भेजेंगे, यह हमारा डिसीजन है। तभी वह कहता है कि प्लीज मनीषा तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम हमारे घर को छोड़कर आई हो तब से जियान की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बात सुनकर मनीषा घबरा जाती है और वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ मनीषा का भाई बोलता रह जाता है कि प्लीज बहन मत जाओ, लेकिन मनीषा अपने भैया की बातें को अनसुनी कर देती है और वह अंकित के साथ चली जाती है। वह अपने बेटे के पास जाती है जो कि माँ माँ कहकर उसके गले लग जाता है। उसको बहुत तेज बुखार होता है, लेकिन 3-4 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। एक छोटे से बच्चे को घर की लड़ाई झगड़ों के बारे में क्या ही पता होगा। वह अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी हालात में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। तब वह थोड़ा ठीक हो जाता है तो वहां के डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब अंकित और जियान और उसकी पत्नी मनीषा घर आ जाते हैं। उसके ससुराल वाले मनीषा को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे उनका वेलकम बहुत धूमधाम से करते हैं। जब रात को जियान सो जाता है तो अंकित अपनी पत्नी मनीषा के पास आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है और वह कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं गलती मानता हूं अपनी कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था। मैं ऐसी भावनाओं में बह गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, यह बात कहकर। लेकिन मनीषा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूं? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूं? नहीं, मैं अपने बेटे के लिए आई हूं। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूं। और अगर तुम्हें वह लड़की नहीं छोड़ती, क्या तुम मेरे पास वापस जाते? नहीं ना। तो मैं तुम्हारे लिए इस घर में नहीं आई हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए आई हूं। अगर वह लड़की उसे शादी करने के लिए मना नहीं करती तो क्या वह अपनी पत्नी को उसका दर्जा वापस देता? नहीं ना। आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या कहना है कि जो सब कुछ मनीषा ने अंकित के साथ किया, क्या वह सही था या गलत था? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि मनीषा ने जो अंकित के साथ किया वह क्या सही था या गलत था। और ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए मेरे क्राइम मूवमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए।